गुड मॉर्निंग। L2 हिंदी के सॉल्यूशन वीडियो क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। देखिए अपना पहला प्रश्न जो 81 नंबर प्रश्न के रूप में शुरू होता है। प्रश्न दिया गया है, इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है। ध्यान रखना है, बे उपसर्ग नहीं है वो बताना, बाकी तीन में बे उपसर्ग है। जैसे ईमान में बे लगा है तो बे ईमान शब्द बना, चारा में बे लगा है बेचारा शब्द ना, वकूफ शब्द होता है उसमें बे लगा है बेवकूफ शब्द बनता है। बेचान शब्द जो अपने आप में एक मूल शब्द होता है, इसमें बे उपसर्ग नहीं लगा, तो यहां 81 नंबर का आंसर बी होगा। प्रश्न नंबर 82 देखिए, किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है। अपादान, इसमें अप उपसर्ग लगा हुआ है आदान। निरअनुनासिकता, इसमें निर और अनु और नासिक शब्द हो गया और ताप प्रत्यय लगा है, तो इसका मतलब दो उपसर्ग है। प्रश्न क्या पूछा है, दो से अधिक बताना है। निसंकोच, उसमें निस उपसर्ग है संकोच शब्द में और सम भी लग जाएगा। लेकिन अव्यवस्था शब्द का हम विच्छेद करके देख लेते हैं, तो अव्यवस्था में अ उपसर्ग हो गया, यण संधि के कारण वी आपको दिखाई दे रहा हो, और फिर अव और स्था ये शब्द है, अवस्था में अव उपसर्ग है। तो 1 2 3 यानी दो से अधिक उपसर्ग किसमें है, अव्यवस्था शब्द में है, तो यहां आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलिए देखिए 83 नंबर जो प्रश्न दिया, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो यहां बच्चों हमें देखना है ऐसे शब्द जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी दोनों दिए हुए हों। जैसे गृहित में ग्रह में इत प्रत्यय लगा है, व्यथित में व्यथा शब्द में इत प्रत्यय लगा है, शमित में क्षमा शब्द में इत प्रत्यय लगा है। लेकिन व्यंजित शब्द जो है उसमें वी अंज शब्द में इत प्रत्यय लगा है, यानी वी उपसर्ग है और इत प्रत्यय है, तो आंसर हमारा बी इसका सही हो जाएगा। तो 83 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 84 नंबर, विदेशी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। अध कचा या अध कचरा, अध पका, अध खिला, अध मरा, ये शब्द किस में आते हैं। अध ये हिंदी उपसर्ग है। कौन से हैं, इसको तद्भव भी कहते हैं और हिंदी उपसर्ग भी कहते हैं। भर पेट भर उपसर्ग है, ये भी हिंदी या तद्भव में आते हैं। पुरस्कार ये संस्कृत के गौण उपसर्ग में आते हैं, यानी तत्सम में आ जाएंगे। और हर रोज हर शब्द जो है विदेशी उपसर्ग में आता है, तो आंसर क्या आएगा, डी। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। नीचे हीन और अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग कौन सा है। क्या अव उपसर्ग होगा, अभी होगा, उप होगा या प्रति होगा। यानी कक्षा में आपको इन उपसर्ग के शब्दों के अर्थ भी लिखवाए गए थे। तो जैसे अभी का अर्थ होता है श्रेष्ठ के रूप में और या प्रमुख के रूप में कहते हैं, उप का मतलब सहायक के रूप में, प्रति का मतलब एक एक के रूप में लिखवाया, और अव का अर्थ बुरा, हीन, नीचे, अभाव के रूप में बोध करवाता है। तो ए यानी अव उपसर्ग इसका आंसर हो जाएगा 85 में ए। 86 नंबर प्रश्न देखिए, अनु उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, अनु और अन ये दो एक साथ आते हैं बच्चों, इनको आपको अच्छे से देख लेना है। जैसे अन्वय शब्द है, इसमें यण संधि है, अनुधन अय, ठीक है। इसका मतलब इसमें अनु उपसर्ग है, ज्यादातर बच्चों को यहां दिख रहा है ही नहीं। अनुकूल में अनु उपसर्ग है और कूल शब्द अलग है, कूल शब्द में लगा है। अनुज में अनु उपसर्ग है, जय शब्द है जो कि उपपद के रूप में आता है। अनुर्वर जो है इसमें उप उपसर्ग तो है लेकिन अन है, अन उर्वर यानी जो उपजाऊ नहीं हो, तो अन उपसर्ग है इसमें। तो आंसर पूछा क्या, अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का गलत प्रयोग हुआ है। अभ्यंतर, यानी प्रश्न क्या पूछा, उपसर्ग का गलत प्रयोग हुआ है। अभ्यर्थी, अभिप्सा, अभिष्ट, अभिप्सा में लिखें तो अभिधन इप्सा हो जाएगा, ये बनेगा इप्सा शब्द में चुना। इसी प्रकार से अभिष्ट में भी अभि उपसर्ग है, अभ्यर्थी शब्द में भी अभि उपसर्ग है, अभिधन अर्थी, अभिधन इष्ट, ये सब इसमें जुड़ा हुआ है। लेकिन अभ्यंतर का लिखें तो अभिधन आंतर शब्द बनता है, तो अभ्यंतर आभ्यंतर शब्द होता है। ये क्या होता है, आभ्यंतर शब्द होता है।
आभ्यंतर होता है। और इसमें अगर आप अभी निकालते हो तो आंतर शब्द, तो आंतर का अर्थ नहीं निकलता, तो अशुद्ध का प्रयोग यानी गलत प्रयोग हो गया, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा 87 में ए। 88 नंबर प्रश्न देखिए, एक से अधिक उपसर्ग वाला शब्द चुनिए, यानी ऐसा शब्द जिसमें उपसर्ग एक से अधिक हो। अंतरराष्ट्रीय की बात करेंगे तो यहां अंतर ये आ जाएगा राष्ट्रीय शब्द में। निर्विरोध, नि विसर्ग लेता निर, फिर विरोध की बात करें वी आ जाएगा, रोध शब्द में जुड़ा हुआ है, दो हो गए। परिमार्जन में परि है, संक्षेप में सम लगा हुआ है, तो बी आंसर इसका सही उत्तर हो जाएगा, दो उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, अभीष्ट शब्द में उपसर्ग है अभी, अभिधन इष्ट दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 90, प्रत्युपकार में उपसर्ग है, इसका संधि विच्छेद करेंगे यण संधि के आधार पर, तो प्रति धन उपकार, तो प्रति उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस उपसर्ग के जुड़ने से जय शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है, यानी ऐसा मूल शब्द तो क्या है हमारा जय, इसमें इनमें से कौन सा उपसर्ग जोड़े कि विपरीत अर्थ हो जाए। क्या वी उपसर्ग, अभि उपसर्ग, दुर उपसर्ग, परा उपसर्ग, तो वी में जय जोड़ो विजय, अभि में जय जोड़ो अभिजय, दुर में जय जोड़ो दुर्जय, और परा में जय जोड़ो पराजय। तो पराजय शब्द जो विपरीत अर्थ देता है जय के विपरीत, तो यहां आंसर हमारा क्या होगा, डी। तो 91 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित में से नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। उपसर्ग कौन सा है, नी, मिलते जुलते उपसर्ग है, ध्यान से देखिए। निर्मल में निर उपसर्ग है, बिना मल के विसर्ग से बनाया रहे। नियंत्रण, नी उपसर्ग है यंत्रण, यानी यंत्र से बना हुआ है। निराकार, निर और आकार, ठीक है, इसमें निर है। निरोग में नि है धन रोग, इसका संधि विच्छेद होता है, लेकिन उपसर्ग के रूप में विसर्ग रे में बदलता है, तो निर उपसर्ग होगा। लेकिन प्रश्न क्या पूछा, ऐसा शब्द जिसमें नी उपसर्ग बना है, तो नियंत्रण हो जाएगा ये वाला, तो 92 का आंसर होगा बी। उम्मीद करता हूं से समझ में आ रहा होगा। चलिए प्रश्न नंबर 93 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर उपसर्ग से नहीं बना है, जिसमें निर उपसर्ग नहीं है, मतलब बाकी तीन में निर उपसर्ग है। निराश्रय, इसमें निर उपसर्ग है। निर्धन आश्रय, निरस्त, निर्धन अस्त, रे हलंत हो जाएगा और अस्त, और यहां नीरज, यहां नीर और ज है, इसमें निर नहीं है। निरोग में नि है धन रोग की बात करेंगे तो शब्द तो ये बना है, और यहां पर क्या बन जाएगा, निर, तो इसमें निर है। इसका मतलब नीरज शब्द जो है इसमें उपसर्ग नहीं है, उपपद है। नीर, जल में जय, जन्म लेने वाला, तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है। प्र उपसर्ग नहीं है के रूप में प्रकाशित, प्रचार, प्रत्यक्ष और प्रज्वलित। प्रकाशित में प्र उपसर्ग है, काश में इत प्रत्यय भी जुड़ा है। प्र उपसर्ग, काश शब्द और इत प्रत्यय यानी उपसर्ग प्रत्यय है दोनों। प्रचार, चार में प्र जुड़ा हुआ है। प्रत्यक्ष में प्रति धन अक्षी यण संधि का उदाहरण है, तो इसमें प्रति उपसर्ग है, जबकि हमें पूछा क्या गया प्र का नहीं उत्तर, तो यही हो गया। प्रज्वलित में ज्वल शब्द जो है, ज्वाला शब्द में प्र उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो आंसर हमारा सी होगा 94 का। ठीक है, 95 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, यानी तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें अति उपसर्ग लगा है और एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें प्रति उपसर्ग नहीं है। तो आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें प्रति उपसर्ग अति उपसर्ग नहीं है। अतिथि में ए, तिथि, तिथि में ए लगा है, तो यही हो गया हमारा। तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, फिर भी देख लेते हैं। अतिक्रमण, क्रमण में अति लगा हुआ है, रिक्त में अति जुड़ा हुआ है। अत्याचार, अति धन आचार, तो ये भी अति उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो आंसर हमारा ए होगा। प्रश्न नंबर 96 देखिए, अनु उपसर्ग का उदाहरण कौन सा है। अन और उचित, उचित में अन जुड़ा है। अनुदित, दीर्घ संधि का उदाहरण है। अनुधन उदित। अनुदार, अन्न धन उदार, इसमें न हलंत है। अनुपयुक्त, अन्न धन उपयुक्त, तो अनु उपसर्ग अनुदित में है। आंसर हमारा
सी होगा। प्रश्न नंबर 96 का सी। चलें 97 नंबर प्रश्न देखें। नी उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? नी उपसर्ग बताना है। नी धन ऊन न्यून, सॉरी नी धन ऊन, यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। नी उपसर्ग इसी में, निरपराध में निर निर उपसर्ग है, निर्मम में निर उपसर्ग है, निराकार में निर उपसर्ग है। तो आंसर हमारा ए सही उत्तर होगा 97 का ए। 98 नंबर प्रश्न देखें। शब्दारंभ में उपसर्ग नहीं है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसके आरंभ में उपसर्ग नहीं? आगत, क्रमागत, अभ्यागत, स्वागत। इसमें आ उपसर्ग है, इसमें अभि उपसर्ग है, इसमें स्व उपसर्ग है, क्रमागत में क्रम और आगत दो शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। अतः आंसर 98 का सी। अगला प्रश्न देखिए 99। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आकार, आघात, आदित्य, आमूल। तो अदिति शब्द में यह प्रत्यय लगा है बच्चों यहां, तो अदिति से आदित्य बनता है, तो इसमें आ उपसर्ग नहीं। इसमें कार में आ लगा है, घात में आ लगा है, मूल में आ लगा है। तो 99 का आंसर सी होगा। चलें इसी क्रम में प्रश्न नंबर 100। आदित्य शब्द में प्रत्यय कौन सा है? अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था। अदिति शब्द जो है उसमें यह प्रत्यय लगाएंगे तो ए का आ बन जाता है। अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है, कौन सा है? अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है, जहां पर संतान का बोध करवाया जाता है, कुल वंश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आंसर डी इसका सही हो जाएगा। यह प्रत्यय लगा है 100 का डी। 101 नंबर प्रश्न देखिए। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? पुनरुत्थान, 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 पुनरुत्थान। यानी यहां शब्द पुनः है, पुनः विसर्ग के रूप में, और सामने क्या है? उत्थान शब्द है। और जब हम बात करते हैं सामने तो विसर्ग रै में बदलेगा, पुनर उत्थान, ये इस प्रकार से बनेगा। और जब उ रै में जुड़ेगा तो रैस्व उ है, तो रै में उ की मात्रा रैस्व जुड़ेगी, तो शब्द क्या बनेगा? पुनरुत्थान। यहां रैस्व उ, इसमें दीर्घ उ है, अतः ये नहीं बनेगा। ओ बनता नहीं है क्योंकि रै हलंत होता है, स्थान के पुनरु शब्द भी बनता नहीं, तो आंसर क्या होगा? ए 101 का ए। चलिए प्रश्न नंबर 102 देखिए। इनमें से शुद्ध रूप कौन सा है? अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। तो बच्चों देखो, अनुग्रह शब्द तो ये इस प्रकार से लिखा जाता है, अनुग्रह शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन इत प्रत्यय जब लगता है, इत प्रत्यय लगने पर ग्रह गृही में बदल जाता है, तो क्या बन जाएगा? अनुगृहित। ये शुद्ध शब्द होता है, तो आंसर ए 102 का सही है। 103 नंबर प्रश्न दिया है। प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया। इस वाक्य में इनमें से किस प्रकार की अशुद्धि है? या विशेषण संबंधी, मुहावरे संबंधी, वचन संबंधी, क्रम संबंधी। तो क्या लिखेंगे वाक्य में? प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए। क्या लिखेंगे? उसके प्राण निकल गए। तो प्राण बच्चों क्या है? बहुवचन है, तो क्रिया भी उसके अनुसार आ रही है, तो ये वचन संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा? 103 का सी। 104 नंबर देखिए। लोटा शब्द में या प्रत्यय जोड़ने पर शब्द क्या बनता है? लोटा से लुटिया। लोटा बड़ा होता है, लुटिया छोटी होती है। ये ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय है, तो शुरू में मात्रा में परिवर्तन ओ उ में बदल जाता है, तो लुटिया यानी बी आंसर इसका सही होगा। लोटा से लुटिया। हाँ, कई बोलते जरूर है लोटिया, लोटिया नहीं होता बच्चों, लुटिया होता है। अगला प्रश्न देखिए। दैनिक शब्द में मूल शब्द एवं प्रत्यय क्या है? दिन शब्द में इक प्रत्यय लगा है बच्चों। क्या लगा है? इक। तो ई का आई बन जाता है। ये आपको विशेष रूप से नियम विशेष में लिखवाया गया था। दिन में इक, तो ऑप्शन देखिए अलग ही दिख रहा है, ये रहा ए। आंसर इसका बिल्कुल सही है। 106 नंबर प्रश्न देखें। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? भीतर प्रवेश करना निषिद्ध है। भीतर प्रवेश करना निषिद्ध है, तो यहां है की बात कर लेते हैं, तो ये तो अशुद्ध हो गया। प्रवेश निषेध है, ये शुद्ध रूप होता है। मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा, बहुत प्रतीक्षा देखी, देखी नहीं जाती, प्रतीक्षा की जाती है।
सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं है। या तो करण आएगा या करना आएगा, दोनों साथ में नहीं आएगा। सर्वत्र आधुनिकीकरण ठीक नहीं, यह आप पर निर्भर है, यह आप पर निर्भर है, यह कथन सत्य है। तो आंसर होगा डी। 105 नंबर देखिए, सॉरी 107 नंबर प्रश्न है, रामायण शब्द में प्रत्यय क्या है? राम धन अयन, ऐसा हम संधि विच्छेद करते हैं तब पढ़ते हैं। तो दीर्घ संधि का उदाहरण भी और व्यंजन संधि में भी आता है, लेकिन संधि स्वर में हो रही है, अतः प्राथमिकता स्वर संधि को कहा जाता है, दीर्घ स्वर संधि। तो अयन ऑप्शन यहां पर आपने दिया हुआ है, तो 107 में ए इसका सही उत्तर होगा। 108 किस विकल्प में ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? पाणिनि में ईय प्रत्यय लगा हुआ है, भवत में ईय प्रत्यय लगा है, मानव में ईय प्रत्यय लगा है, ईय प्रत्यय है इन तीनों में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें। लेकिन विचार में अनीय प्रत्यय लगा हुआ है। बच्चों कौन सा जुड़ा हुआ है? अनीय प्रत्यय है, और अनीय प्रत्यय जुड़ा है तो आंसर हमारा डी। और ये ध्यान रखना, ईय और अनीय प्रत्यय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल पेपर सेटर यहां से प्रश्न बहुत बनाता है, तो आपको भी अच्छे से तैयारी करनी है। अनीय और नीय प्रत्यय जैसे मिलते जुलते हैं, बच्चे यहां पर गलतियां बहुत करते हैं। तो यहां आंसर हमारा 108 का डी। 109 नंबर देखिए, किस विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग तदित रूप में हुआ है? तदित का मतलब क्या होता है? एक कृदंत का मतलब तो होता है क्रिया से बना हुआ, तदित मतलब संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बना हुआ। जैसे दुख, यहां किस शब्द में बना हुआ है? दुख से बना है। यहां याचना से बना है, मापना से बना है, ये मापना क्रिया है, लिखना क्रिया है, और याचना भी क्रिया है। तो ये तो बाकी दुख ये संज्ञा शब्द से बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा से बना हुआ है, तदित प्रत्यय के रूप में इत प्रत्यय लगा है। तो आंसर 109 का क्या होगा? ए, क्योंकि यहां याचना क्रिया है, मापना क्रिया है, लिखना क्रिया है, ये क्रियाओं से बने, ये कृदंत रूप में, इत प्रत्यय तो लगा है लेकिन ये कृदंत में, लेकिन पूछा क्या गया? तदित रूप में हुआ है। तदित क्या? संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बने हुए। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस शब्द में इन प्रत्यय है? ग्राम में इन प्रत्यय पहले ही दे रखा है जी, पहला ही उत्तर मिल गया हमें। तो आगे और देखते हैं, जहीन, जमीन, महीन, इनमें है ही नहीं, तो ए आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। 110 में ए। 111 नंबर प्रश्न देखें, इनमें से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? 106 में है वाला लिखा हुआ था ना, ठीक है। इनमें से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं? तो बच्चों देखो, ये कक्षा में पढ़ाते समय आपको बहुत बार बताया गया था कि एरा प्रत्यय जो होता है, उस एरा प्रत्यय का प्रयोग बहुत बार पूछा जाता है, और एक सवेरा शब्द अलग ही आपको ऑप्शन में मिलेगा जब भी पूछा जाता है जिसमें एरा प्रत्यय नहीं, ये ऑप्शन जरूर मिलता है। सवेरा कुछ किताबों में जरूर मिलता है कि सुबह में एरा लगा है, जी नहीं, सवेरा अपने आप में एक मूल शब्द होता है। जैसे काम में एरा, मामा में एरा, सांप में एरा, इसी प्रकार से काश से एरा लगाने कसेरा बनता है, लाख में एरा लगाने से लखेरा बनता है। लेकिन सवेरा अपने आप में एक मूल शब्द होता है, इसमें एरा प्रत्यय नहीं लगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी। 111 का डी। किस शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों बताना। अधुनातन, अधुना शब्द में, ठीक है, अधुन और आतन लगा है। अस्तित्व, अस्ति में त्व लगा है, आग्ने में अ लगा है। निष्कासित, यहां निस उपसर्ग है, काश शब्द में इत प्रत्यय लगा हुआ है, तो दोनों का प्रयोग हुआ। ये पूछा ना, उपसर्ग और प्रत्यय। अस्तित्व में नहीं, त्व लगा है, अस्ति में त्व, अधुना में तन, तो उपसर्ग के रूप में अधुना तो है लेकिन तन प्रत्यय नहीं है ना, तो ये भी नहीं होगा। आग्ने में, अग्नि में ए प्रत्यय लगा है, ये भी अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है, तो इसमें भी नहीं है। ए प्रत्यय जरूर है लेकिन अग्नि है, तो उपसर्ग नहीं है, अस्तित्व नहीं है, तो डी यहां आंसर होगा। 112 में डी, निष्कासित, इसका उत्तर है। 113 किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं लगा? दस्तकार, निराकार, पेशकार, सलाहकार। देखो यहां दस्त में कार प्रत्यय लगा है, पेश में कार प्रत्यय लगा है, सलाह में कार प्रत्यय लगा है, निराकार जो है इसमें निर और आकार, ये दो शब्द है, या मतलब आकार शब्द में निर उपसर्ग लगा है। तो यहां कार प्रत्यय पूछा है, कार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, तो यहां तो कार है, यहां कार नहीं, आकार शब्द है, तो प्रत्यय नहीं है, अतः आंसर हमारा 113 का बी होगा, निराकार। चलें अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 114, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कृत प्रत्यय नहीं है? कृत मतलब जिसको हम कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं,
और कृत और कृदंत का मतलब होता है जो क्रिया से बना हो। क्रिया कृदंत का मतलब क्या होता है? जो किससे बना हो? क्रिया से। पर ये कह रहा है कृदंत नहीं है, मतलब जो क्रिया से नहीं बने। तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो क्रिया से बने और एक ऐसा है जो क्रिया से नहीं बना है। जैसे करना, मारना, लड़ना, ये क्रिया है। दानव, दनु में ए प्रत्यय लगने से बना है, जो कि एक संज्ञा के रूप में आता है। अतः यहां ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 115 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है कौनते शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है? बच्चों, कुंती शब्द जो होता है उसमें जब ए प्रत्यय लगाते हैं तो कुंती की संतान यानी अप्रत्ययवाचक के रूप में कौनते शब्द बनता है। और कौनते कुंती की संतान अर्जुन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसका पर्यायवाची होता है? ये अर्जुन का पर्यायवाची होता है। वैसे तो कुंती की सभी संतान के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन पर्टिकुलर बात करते हैं तो अर्जुन के लिए। तो ऑप्शन देखिए, कंत में ए, कांत, कुंती में ए। ये ध्यान रखना बच्चे, यहां कंफ्यूज है। कुंती शब्द तो लेंगे लेकिन ए या आई, तो ए होता है। तो आंसर यहां सी। नेक्स्ट प्रश्न देखें 116 में कुमार शब्द में ए प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा रूप बनेगा? देखिए यहां पर आपको, जैसे कुमारे शब्द है, कौमार है, कौमार है, कौमार, तो ऊ जो होता है शुरू में वो औ में बदल जाता है, कौमार, ए प्रत्यय। और यदि ए की जगह यह जोड़ देते तो क्या बन जाता? तो ऊ का तो औ ही बनता, रे आधा हो जाता, यह लगता कौमार है। इसमें तो क्या लगा है? यह प्रत्यय, और इसमें जुड़ा है ए प्रत्यय, बाकी दो अशुद्ध है। तो हमें पूछा गया ए प्रत्यय से बनने वाला, यहां आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न दिया है 170, गुरु शब्द में ईमा प्रत्यय जोड़ने पर शब्द क्या बनेगा? गुरु में ईमा जोड़ेंगे तो गरिमा शब्द बनेगा। ईमा प्रत्यय ई की मात्रा है। आंसर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए 118 नंबर, नंबर में देखिए प्रश्न क्या दिया है। लैप प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? लैप प्रत्यय रहित शब्द बताना, यानी ऐसा शब्द इसमें लैप प्रत्यय नहीं है। रहित पूछा है ना। मंजुल, मंजू में लय जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है। मृदु शब्द में लय जुड़ा हुआ है, यहां तो मंजू में लय जुड़ा है, यहां मृदु में लय जुड़ा है। शीतल, शीत में लय जुड़ा है इसमें। लेकिन सुनील शब्द अपने आप में एक पूर्ण शब्द है, यानी उ उपसर्ग की बात कर सकते हैं नील में, सु उपसर्ग। तो यहां पर लय प्रत्यय नहीं है, लय प्रत्यय रहित शब्द हो गया सुनील, यानी 118 में डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। 119, चोटी शब्द में इया प्रत्यय जोड़ने पर वही लोटा की तरह लुटिया बनता है, तो चोटी में इया लगाने से चुटिया शब्द बनेगा। आंसर यहां सी होगा। 120, इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है? मिष्टान, नूपुर, हष्टपुष्ट, ज्योत्सना। तो बच्चों मिष्टान शुद्ध शब्द है। इनमें हष्टपुष्ट की बात करें तो यहां पर क्या बनेगा? रिष्ट पुष्ट। शुद्ध शब्द ये होता है रिष्ट पुष्ट। नूपुर में नू दीर्घ आता है और पुर में उ रहस्व। ज्योत्सना में ज्योत्सना इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो आंसर 120 में ए हो जाएगा। 121 नंबर देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तिथि, तिथि में तो ई की मात्रा, थ में भी रहस्व आती। सरोजनी में सरोजिनी शब्द होता है, सरोजिनी नायडू जैसे हम पढ़ते हैं। क्षुद्र नहीं होता, क्षुद्र शब्द होता है। तो परीक्षित शब्द शुद्ध रूप में दिया गया है। तो 121 में आंसर बी इसका सही उत्तर होगा। चलो बच्चों 122 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? चिन्ह, मध्याह्न, लघुतर और वात्सल्य। अहंत शब्द जब आता है अपने आप में स्वतंत्र रूप से, तब न लिखा जाता है शुद्ध रूप में। लेकिन जब ये किसी शब्द के साथ जुड़ के आता है, जैसे मध्याह्न, अपराह्न, पूर्वाह्न, तो है हलंत हो जाता है। तो चिन्ह है हलंत आता है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, है हलंत होता है। चिन्ह, मध्याह्न, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। प्रश्न पूछा गया अशुद्ध शब्द, ये लघु, सॉरी यहां पर देखिए, या तो कैसे लेकिन लघु धन उत्तर, उत्तर के रूप में लिखेंगे तब तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण बन जाएगा। ये शब्द इस प्रकार से, तो लघुत्तर शब्द ऐसे लिखा जाता है। या फिर अवस्था के रूप में लिख रहे हो विशेषण की, तो लघु में तर प्रत्यय लिखे तो लघुत्तर ऐसे भी लिखा जाता है, ये अवस्था के रूप में। तो प्रश्न क्या पूछा? अशुद्ध शब्द कौन सा? तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पीड़ित, जड़मती, योगरूढ़, निरोगी।
पीड़ित योगरूढ़ जड़मति शुद्ध है, लेकिन निरोगी में नहीं होता, निरोग शब्द होता है। नि है धन रोगी, नि है धन रोग, तो यहां निरोग शब्द जो होता है वो शुद्ध रूप होगा। तो 123 में डी इसका अशुद्ध रूप में सामने आया है। चले 124, बैठ गए सब तरु छाया में, रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप कौन सा? रेखांकित पद ये है जी, तरु छाया। रेखांकित पद क्या है? तरु छाया। बैठ गए सब तरु छाया, तरु छाया में च हलंत आता है। यह आपको संधि के रूप में बताया गया था कि व्यंजन संधि में छ से पूर्व यदि कोई स्वर आता है तो इनके मध्य में च का आगम हो जाता है। तरु में उ रैस्वा आता है, तरु छाया ये शुद्ध है। उ दीर्घ नहीं आता है, च दोनों के मध्य आता है। अगर यहां भी नहीं है तो आंसर यहां पर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, 125 नंबर प्रश्न देखिए, किस विकल्प में के सभी शब्द शुद्ध हैं? अत्युक्ति, निरवलम, तो ये तो सभी शुद्ध दिख रहे हैं। अतिधन उक्ति, निर्धन अवलम। आशीर्वाद में ई की मात्रा दीर्घ आती है, श्रृंखला भी गलत है। गत्यावरोध में नहीं होता, गत्यावरोध है। पारितोषिक शुद्ध है, त्योहार अशुद्ध है, प्रज्वलित शुद्ध है। तो सभी शब्द शुद्ध हो वो ए ऑप्शन है, अत्युक्ति और निरवलम। ठीक है, 125 का ए आंसर। 126 नंबर, वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? अतिथि में मात्रा रैस्वाती, ये यही देखो। फिर आगे अनुग्रहित, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अनुग्रहित में री दीर्घ आएगा, री आएगा, ई दीर्घ होता है। द्वारका होता है, द्वारिका नहीं होता। पड़ोसी होता, पड़ोसी नहीं होता। सभी शब्द अशुद्ध तो ये हो गए। स्थायी इसमें ये सही है, अधीन नहीं हो, अधीन होता है, आधीन नहीं होता है। अहल्या, दंपति, द्रष्टव्य ये सभी शुद्ध है। वापस शुद्ध है, विरहिणी शब्द होता है, विरहिणी नहीं होता। तो सभी शब्द शुद्ध के अंदर तो ये आते हैं, सभी शुद्ध ये हैं और सभी अशुद्ध ये वाले हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछे सभी अशुद्ध है तो आंसर बी, और सभी शुद्ध है तो आंसर सी। लेकिन हमें पूछा क्या गया सभी शब्द शुद्ध हैं, तो हम आंसर सी यहां पर सही कर देंगे, 126 का सी। 127 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। सूझबूझ, तंदुरुस्त, अनाधिकार, त्योहार और प्रत्युत्पन्न। किस विकल्प में दोनों शब्द शुद्ध है? यानी दो शब्द इनमें शुद्ध है और बाकी तीन अशुद्ध है। तो बच्चों सूझबूझ शब्द अशुद्ध है, क्योंकि सूझबूझ होता है, क्या होता है? सूझबूझ शब्द, तो ये अशुद्ध हो गया। तंदुरुस्त शब्द शुद्ध है। अनाधिकार शब्द नहीं होता, शब्द होता है अनधिकार। अन तत्सम शब्द जो है उपसर्ग के रूप में आता है। त्योहार शब्द अशुद्ध है, त्योहार शब्द होता है। और पांचवा ऑप्शन है प्रत्युत्पन्न, ये शुद्ध है। तो बै और ये जिस ऑप्शन में दिए हुए हैं यानी सी, ये हमारा शुद्ध है। तो 127 का सी सही आंसर होगा। 128 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? उत्तरोत्तर। अशुद्ध शब्द की बात करें, इनमें अशुद्ध शब्द उत्तरोत्तर, तो ये उत्तर धन उत्तर शुद्ध आता है। उत्तर धन उत्तर दोनों में द्वित्व व्यंजन आता है। ऊहापोह ये भी शुद्ध है। शिरस्त्राण ये भी शुद्ध है। विवाहेतर शब्द अशुद्ध है। यहां कैसे? जैसे उत्तर में तो द्वितीय व्यंजन आता है, आधा तय आएगा, लेकिन विवाहेतर शब्द जब लिखते हैं विवाह धन इतर, तो इतर में आधा तय नहीं आता, द्वितीय व्यंजन नहीं आता, और हमने यहां पर द्वितीय व्यंजन का प्रयोग किया है, अतः ये शब्द अशुद्ध है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सभी शब्द शुद्ध है वो कौन सा है? ऊर्ध्व अशुद्ध है, क्योंकि ऊर्ध्व में उ दीर्घ आता है। आध्यात्मिक नहीं होता, एक प्रत्यय लगा, अध्यात्म में तो आध्यात्मिक हो जाता है। मृत्यु प्रांत, मृत्यु धन उपरांत दीर्घ संधि हो जाती है तो उ दीर्घ आएगा। सन्यासी में अनुस्वार या आधा नय फिर से लिख सकते हैं द्वितीय व्यंजन के रूप में, तो ये भी अशुद्ध हो गया। सभी शब्द शुद्ध पूछा है। केंद्रीय और श्रृंगार, तो श्रृंगार केंद्रीय तो शुद्ध है, लेकिन श्रृंगार अशुद्ध है, क्योंकि श्रृंगार में री आएगा, साथ में र नहीं आता। व्यावसायिक, व्यवसाय में एक प्रत्यय लगने से व्यावसायिक बना। शुद्धिकरण, शुद्धि में ई रैस्व आता है, लेकिन बच्चों जब कर्ण प्रत्यय जुड़ता है तो रैस्व मात्रा जो होती है वो किस में बदल जाती है? दीर्घ में बदल जाएगी। तो रैस्व ई को दीर्घ बनाकर शुद्धिकरण। हाँ, ये ध्यान रखना,
उपसर्ग के साथ में यदि कर्ण प्रत्यय लगता है तो उपसर्ग में परिवर्तन मात्रा में नहीं होता, क्योंकि उपसर्ग जो होते हैं वो अव्यय होता है। जैसे हम लिखते हैं अधिकरण, अधि में ई रहस्व, लेकिन कर्ण लिखोगे तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा, क्योंकि अधि उपसर्ग है, इसमें परिवर्तन नहीं होता क्योंकि ये अव्यय होता है। अतः आंसर हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है। तदुपरांत, प्रकृति ये शुद्ध है, निरपराध और पत्नी, पत्नी में निरपराध तो शुद्ध है लेकिन पत्नी में ई दीर्घ आता है, यानी ये शुद्ध, ये शुद्ध, ये शुद्ध, ये एक अशुद्ध हुआ है। निर्नुनासिक और प्रतीक्षा, निर्नुनासिक तो शुद्ध है लेकिन प्रतीक्षा अशुद्ध है, ई दीर्घ आएगा। प्रतिधन इच्छा दीर्घ संधि का उदाहरण। सदोपदेश शब्द नहीं होता, शब्द होता है सदुपदेश। क्या होता है? सदुपदेश। निष्कपटी नहीं होता, निष्कपट शब्द होता है। तो यहां पर दोनों शब्द अशुद्ध है, तो आंसर डी इसका सही उत्तर होगा। यानी सभी शब्द अशुद्ध पूछा ना, सभी शब्द अशुद्ध है, तो आंसर डी। नेक्स्ट देखिए 131 नंबर, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? दंपति। दंपति में दम और पति ये दो शब्द होते हैं, जब ये जुड़ जाते हैं तत्सम रूप में तो मैं हलंत ए की मात्रा दीर्घ हो जाती है, दंपति। दम स्त्री के लिए प्रयुक्त किया जाता है, पत्नी के लिए, पति और पत्नी, तो दंपति। या आंसर हमारा सी सही होगा। 132 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? वैदेही। विदेह शब्द जो होता है इसमें ई प्रत्यय लगा है बच्चों, और अप्रत्ययवाचक तदित प्रत्यय के कारण ई की मात्रा जब जुड़ती है तो रहस्व ई जो होता है वो ऐ में बदल जाएगा, चाहे दीर्घ ई हो तो वो भी ऐ में बदलता है, तो वही देह है हलंत हो जाएगा और ई की मात्रा लग जाएगी, वैदेही। तो शब्द कौन सा आपको मिलेगा? वैदेही। ई की मात्रा यहां पर रहस्व है, इसका मतलब ये गलत है, ये वाला शुद्ध होगा। आंसर डी इसका सही उत्तर है। चलिए 133 नंबर प्रश्न देखिए, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध बतानी है। उत्तरदायित्व, त्योहार, तादात्म्य, जागृति। अब देखिए हम यहां बात करें तादात्म्य तो यहां पर, और त्योहार, जागृति, उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व शब्द शुद्ध है। जागृति जो होता है उसमें या तो शब्द होता है जागृत, ई प्रत्यय लगाएंगे तो जागृति शब्द होगा। त्योहार के लिए आपको बताया था, है ना, तो तय भी इसमें हलंत आता है, इसका मतलब शुद्ध शब्द अपना क्या? उत्तरदायित्व शब्द है, ए। 133 में ए। 134 नंबर देखें, इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? इस कागज के साथ मेरे हस्ताक्षर हैं। इस कागज पर आएगा, के साथ नहीं आता, अशुद्ध हो गया। उसने चतुराई के द्वारा उसे मारा, उसने चतुराई से मारा। सब अपनी अपनी राय दे। हमारी पुस्तक के अंदर लिखा है, हमारी पुस्तक में लिखा है, के अंदर नहीं आता है। अब उसने चतुराई से उसे मारा, सब अपनी अपनी राय दे, तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है, लड़कों को कपड़े साफ करना है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? लड़कों को कपड़े साफ करने हैं, तो क्या लेकिन लड़कों, लड़के को, या तो किसी एक की बात है, बहुवचन की बात आ रही है तो बहुवचन तो रहेगा ही, तो एक वचन वाले यानी ओ की मात्रा साथ में लगेगी। लड़के भी बहुवचन है, लेकिन बहुवचन के रूप में जब विभक्ति लगती है तो अकारांत के साथ में ओ विभक्ति, ओ प्रत्येक रूप में लगेगा, तो लड़कों वाला ऑप्शन सही होगा। अब आगे देखते हैं, लड़कों को कपड़ा साफ करना, तो कपड़ा तो एक वचन की बात आ रही है, यहां कपड़े बहुवचन है, तो क्या लेकिन लड़कों को कपड़े साफ करने हैं, तो यहां पर आंसर डी 135 में डी सही होगा। 136 नंबर देखिए, राम की दृष्टि पतली है का शुद्ध रूप है। राम की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है, राम की दृष्टि बड़ी अच्छी है, राम की दृष्टि बड़ी तेज है, राम की दृष्टि बढ़िया है। यहां पतली की बात है, दृष्टि की यानी आंखें। राम की दृष्टि पतली है, तो यहां अच्छी, तेज, बढ़िया नहीं लिखे, सूक्ष्म शब्द के लिए प्रयुक्त किया गया है, तो आंसर यहां ए आ जाएगा, 136 का ए। 137 नंबर देखिए, उसकी सौंदर्यता अनुपम है का शुद्ध रूप क्या होगा? तो सौंदर्यता में ये और ता दोनों साथ में नहीं आता, या तो सुंदरता शब्द लिखते हैं या सौंदर्य शब्द लिखते हैं, दोनों साथ में न लिख करके
सौंदर्य अनुपम है, उसका सौंदर्य अनुपम है, उसकी सौंदर्य अनुपम है, उसका सौंदर्य अनुपम सा है, तो उसका सौंदर्य अनुपम है। 137 में बी सही आंसर है। 138 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं प्रातः काल पढ़ता हूं, बिल्कुल शुद्ध है, मैं प्रातः काल पढ़ता हूं। ये अनावश्यक शब्द के कारण अशुद्धि वाले वाक्यों में आता है। अगर इसमें लिखता हूं मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूं, तो वो अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि हो जाती है। यहां कुआं कैसे सूख गया, मेरे पास केवल एकमात्र मोबाइल है, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। हाँ, यह कुआं कैसे सूख गया। एक बात देखिए, यहां मैं प्रातः काल, ये वाक्य शुद्ध है, लेकिन हमें बताना क्या है, अशुद्ध। फिर ये क्या लिखते हैं, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ठीक है, साहित्य और समाज की बात करते हैं। मेरे पास केवल एकमात्र मोबाइल है, यह कुआं कैसे सूख गया, ये तीनों वाक्य शुद्ध हैं। लेकिन मेरे पास केवल मात्र एक, केवल और मात्र एक में से एक आता है। कहते हैं मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास मात्र एक मोबाइल है, केवल और मात्र में से एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, अतः ये अशुद्ध हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, सी। महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री हैं, उक्त वाक्य का शुद्ध रूप होगा, उक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री, तो यहां कवित्री शब्द जो होता है उसका, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवित्री। तो हमें कवित्री शब्द देखना है, शुद्ध रूप में किस में लिखा हुआ है, महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री, ये शब्द अशुद्ध है, ये आ गया ना शुद्ध, ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, तो दूसरा आंसर यानी बी यहां बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वो 140 नंबर जो प्रश्न दिया गया है, अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए, किसी और अन्य से परामर्श लीजिए, किसी दूसरे से परामर्श लीजिए, किसी और से परामर्श लीजिए, और अन्य दोनों साथ में नहीं आते हैं। हम सब में मानवीय दुर्बलताएं हैं, कृपया अपना वक्तव्य प्रदान कर अनुग्रहित करें, मैं निरंतर कार्य करने का अभ्यस्त हूं। बाकी तीनों शुद्ध हो गए, तो आंसर यहां ए, इसका उत्तर हो जाएगा 140 में ए। 141 नंबर देखिए, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आप जयपुर से कब लौटेंगे, मैं उनके यहां कई बार जा आया, तो शुद्ध पूछा ना, हाँ, मैं उनके पास यहां कई बार जा आया, कई बार गया, ठीक है। चोरी करती पकड़ी जाने पर वह झेप गई, जरा सी तारीफ करते ही वह फूल फूल कर कुप्पी हो गई, कुप्पी नहीं कुप्पा होता है, ठीक है ना। आप जयपुर से कब लौटेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह, सही लगा है पहला वाक्य, यानी पहला ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। मैं उनके यहां कई बार गया, गया हूं ऐसे होता है, जा आया हूं नहीं। चोरी करते पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया ऐसे होता है, झेप गई नहीं, शर्मा गई, या तो इसे लिखें। और इसमें कुप्पी शब्द गलत है, तो आंसर ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना है, यानी 3 वाक्य इसमें शुद्ध है और 1 वाक्य अशुद्ध है। किसी और से परामर्श लीजिए, किसी दूसरे से परामर्श लीजिए, ये वाक्य तो शुद्ध हो गया ना, ये शुद्ध है। कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है, बिल्कुल ये भी शुद्ध वाक्य है। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाएं सहते हैं, ये भी शुद्ध है। वह अपनी स्वेच्छा से चला गया, अपनी और स्वेच्छा दोनों शब्द साथ में नहीं आएगा। अपनी स्वेच्छा से चला गया, वह स्वेच्छा से चला गया, वह अपनी इच्छा से चला गया, तो यहां स्व और अपनी इन दोनों में से एक शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो अशुद्ध वाक्य डी ऑप्शन, वह अपनी स्वेच्छा से चला गया, इसका उत्तर डी ऑप्शन होगा। देखो 143 नंबर जो प्रश्न दिया गया है, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, यानी 3 शुद्ध और 1 अशुद्ध। अब हम पुस्तक पढ़ेंगे, मुझे उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं, वह अपनी ससुराल गया, वह अपनी ससुराल गया, ससुराल शब्द तो स्त्रीलिंग है, तो वह अपनी ससुराल, ये वाक्य शुद्ध है। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं, मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं, ठीक है। मुझे उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक, उनकी अपेक्षा और सबसे अधिक दोनों साथ में लिखे, क्या लिखे, मुझे उनकी अपेक्षा अधिक अंक मिले, मुझे उनकी अपेक्षा अधिक अंक मिले या सबसे अधिक अंक मिले, ठीक है। अब हम पुस्तक पढ़ेंगे, अब हम पुस्तकें पढ़ेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, अब हम पढ़ेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे, मुझे उनकी अपेक्षा की बात करते हैं ना, तो यहां अशुद्धि आ जाती है। शुद्ध वाक्य तो आएंगे, वह अपनी ससुराल गया है,
तो ये वाक्य शुद्ध है। ससुराल शब्द के लिए अपनी शब्द का है प्रयोग। वह मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं, तो यहां पर भी क्या है, मैं कुछ कहना चाहता हूं या मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं, ये वाक्य भी शुद्ध है। अब हम पुस्तक पढ़ेंगे, मैं मुझे उनकी अपेक्षा अधिक अंक मिले या सबसे अधिक अंक मिले, तो यहां कुछ अशुद्धि नजर आ रही है। उनकी अपेक्षा मुझे अधिक अंक मिले, उनकी अपेक्षा मुझे अधिक अंक मिले, इनको मुझे शब्द को हमें यहां लिखना, उनकी अपेक्षा मुझे इस जगह आएगा, तो यहां अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। 144 नंबर में देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, अपराधी को मृत्यु दंड दिया गया, बिल्कुल सही शुद्ध वाक्य है, अपराधी को मृत्यु दंड दिया गया। काल चक्र के पहिए, चक्र और पहिए दोनों में से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा। तुलसी ने मानस की रचना लिखी, तुलसी ने मानस रचना लिखी, नहीं मानस रचना के रूप में खुद ही तो है ना, मानस रचना ही तो है। तुलसी ने मानस रची, यहां लिखी नहीं जाएगी, ये गलत हो जाएगा। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे, राम ने विलाप किया, विलाप और रोना दोनों साथ में नहीं आ सकते, अतः शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, पहला ए ऑप्शन। 145 प्रश्न नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, उसके घर की शोभा देखते ही बनती है, शुद्ध वाक्य बताना है, उसके घर की शोभा देखते ही बनती है। तुमने तो मुझे बड़ी निराशा दी, मुझे एक पानी का गिलास चाहिए, वह निसंतान दंपति की संतान है, निसंतान की संपत्ति संतान के रूप में नहीं, ये गलत हो जाएगा। मुझे एक पानी का गिलास नहीं, मुझे पानी का एक गिलास चाहिए, तो ये यहां तक ये भी गलत हो गया। तुमने तो मुझे बड़ी निराशा दी, तो निराशा दी थोड़ी जाती है, उसके घर की शोभा देखते ही बनती, ये वाक्य शुद्ध है। मुझे तुमसे निराशा हुई, इस प्रकार से लिखा जाता है, तो पहला ऑप्शन इसका सही वाक्य हो जाएगा। 146 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, अपना दोष दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो, जड़ते नहीं मंडते हो, ये गलत है। मैं देखूंगा कि यह काम हो सकता है या नहीं, वह बड़ी लड़ाकी औरत है, सोहन से मिलो और उससे वह बातें बताओ, तो देखिए इसमें क्या पूछा, शुद्ध वाक्य कौन सा है, वह अपना दोष दूसरों के सिर क्यों मंडता है, तो ये वाक्य अशुद्ध हो गया। वह बड़ी लड़ाकी औरत है यानी लड़ाकू औरत है, तो ये लड़ाकी नहीं होता, लड़ाकू होता है। सोहन से मिलो और उसे वह बातें बताओ, उसको वह बातें बताओ, उससे नहीं, तो ये वाक्य भी अशुद्ध हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही है। मैं देखूंगा कि यह काम हो सकता है या नहीं, 146 में बी। 147 नंबर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, 3 अशुद्ध है 1 शुद्ध है, वो बताना है। उसको यह वाली बातें मत बोलो, मत कहो, मत बोलो की जगह फिर लिखा है, यह एकांकी बहुत अच्छा है, ये वाक्य शुद्ध है। श्याम हमेशा सशंकित रहता नहीं, आशंकित रहता है, या सशंकित नहीं होगा, आशंकित होगा। हम दोनों का घोर संबंध है यानी घनिष्ठ संबंध होगा, घोर नहीं आकर के, यह वाक्य शुद्ध वाक्य है बी ऑप्शन। यह एकांकी बहुत अच्छा है, क्योंकि एकांकी पुल्लिंग है तो अच्छा शब्द प्रयुक्त होगा। एकांकी पुल्लिंग क्यों है, क्योंकि एक नाटक है, नाटक का एक अंक होता है, नाटक का एक अंक होता है, तो नाटक जब पुल्लिंग है तो एकांकी भी पुल्लिंग होगा, ठीक है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न दिया है 148, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य, क्या आपने विंध्याचल पर्वत देखा है, अचल और पर्वत दोनों साथ में नहीं आते, इसका मतलब ये अशुद्ध हो गया। जैसी इस वर्ष वर्षा हुई वैसी कभी पहले नहीं हुई, ठीक है। दानवीर कर्ण दान देने में बहुत प्रसिद्ध थे, विख्यात थे, प्रसिद्ध नहीं लिखे विख्यात। हम घमासान युद्ध लड़ने को तैयार है, घमासान युद्ध करने को तैयार है, लड़ने को नहीं, तो शुद्ध वाक्य जैसी वर्ष इस वर्ष वर्षा हुई वैसी कभी पहले नहीं हुई, तो आंसर बी इसका सही उत्तर है, ठीक है जी। 149 देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, आप हम पर कृपा करें, ठीक है। बच्चों मेरी बातें ध्यान से सुनो, वह आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, मेरी कुछ समझ में नहीं आया, समझ में आ गया जी, देखो ये वाक्य शुद्ध है, मेरी कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। वह आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, ये भी सही। बच्चों मेरी बातें ध्यान से सुनो, ये क्या है, संबोधन शब्द है, तो संबोधन जब करते हैं तो अनुस्वार का प्रयोग इनके साथ नहीं होता है, तो आंसर यहां बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां 149 का बी। 150 नंबर देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है, गधे रात भर भौंकते रहे, गधे नहीं भौंकते कुत्ते भौंकते हैं, तो यहां यह वाक्य अशुद्ध है। हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन है, हिंदी के अधिकतर लेखक, ये वाक्य शुद्ध है।
लड़का अपने धुन में जा रहा है, अपने धुन में नहीं, अपनी धुन में जा रहा है, यह सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। शायद आज वर्षा अवश्य आएगी, तो शायद और अवश्य दोनों का प्रयोग नहीं हो सकता, और अवश्य का तो बिल्कुल नहीं कर सकते, फिर तो शायद का प्रयोग नहीं, शायद आज वर्षा होगी तो शुद्ध हो जाता। तो बी आंसर इसका सही उत्तर होगा 150 में बी। उम्मीद करता हूं बच्चों सॉल्यूशन वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।